नमस्कार, मैं पवन कुमार वर्मा एडवोकेट स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल संवाद शक्ति में। आज का विषय रहेगा कोर्ट मैरिज। क्या है कोर्ट मैरिज, किस कानून के तहत रेगुलेट होती है, क्या प्रावधान है, कैसे कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन इसमें ज़रूरी है और क्या इसके प्रभाव होंगे, इन सभी विषयों पर आज हम जानकारी देंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन इस कोर्ट मैरिज को करने के लिए एलिजिबल है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, भारतीय कानून व्यवस्था में अलग अलग समुदायों के लिए, अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉज की व्यवस्था की गई है। हिंदुओं के लिए हिंदू पर्सनल लॉ और मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ और अदर जो रिलीजन्स है उनके लिए उनके अदर लॉज बनाए गए हैं। हिंदुओं के लिए जो शादी, तलाक, उत्तराधिकार और जो मेंटेनेंस वगैरह का जो भरण पोषण के जो अधिकार हैं वो हिंदू पर्सनल लॉ में दिए गए हैं। इसमें से जो मुख्य कानून है वो है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। इसमें यदि कोई जोड़ा शादी करना चाहता है, लड़का और लड़की जिसकी उम्र वैलिड हो चुकी है 21 साल लड़के के लिए और 18 साल लड़की के लिए, तो उन दोनों का हिंदू होना अनिवार्य है यदि वो हिंदू मैरिज एक्ट में शादी को कराना चाहता है। ऐसे ही मुस्लिम लॉ में दो मुस्लिम्स ही शादी के लिए एलिजिबल होते हैं, उनके लिए योग्य माने जाते हैं। अब क्या हो कि अलग अलग धर्मों से हो दो जोड़े जो कहते हो कि एक लड़का या लड़की एक अलग धर्म से और लड़का और लड़की दूसरे धर्म से हो, तो क्या किया जाए? एक पक्ष दूसरे पक्ष से शादी करने के लिए अलग अलग धर्मों के होने के बावजूद वो कर सकते हैं, क्योंकि उनके पर्सनल लॉ में ऐसी व्यवस्था नहीं है। इसीलिए भारतीय कानून ने स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की व्यवस्था की है, जो कि विशेष विवाह अधिनियम 1954 में कोर्ट मैरिज का प्रावधान है। कोर्ट मैरिज एज सच कोई बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ वहाँ पर नहीं होती है कि जितना पर्सनल लॉ में बहुत सारे अनुष्ठान किए जाते हैं, बहुत सारी रीति रिवाज निभाए जाते हैं, यह कोर्ट मैरिज इन सभी रीति रिवाज और अनुष्ठानों से बिल्कुल मुक्त है और यहाँ पर इस प्रकार का कुछ भी नहीं किया जाता है। यहाँ क्या अनिवार्यताएं हैं कि दो पक्ष, ये लड़का है लड़की, भारतीय नागरिक हैं, भारत में रहते हैं और उनकी उम्र शादी के योग्य है और वो अपने इस प्रकार के दावे प्रस्तुत करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन देते हैं, तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर सकते हैं। सेक्शन 4 में इसके लिए जो एक अन्य शर्त दी हुई है वो यह है कि दोनों किसी भी प्रतिषिद्ध नातेदारी में नहीं होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे नातेदारी में शादी को हमारे यहाँ भारतीय व्यवस्था के अनुसार मना किया हुआ है। लेकिन यदि उनके कस्टम इस चीज़ के लिए अलाउ करते हैं तो शायद इस चीज़ के लिए कोर्ट कंसिडर भी करती है। अब देखिए, हम बताते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए। दोनों पक्ष को सबसे पहले अपना आईडी प्रूफ चाहिए, दूसरा एज प्रूफ चाहिए कि भाई उनकी एज शादी के योग्य है, तीसरा उन्हें फ़ोटोग्राफ अपने देने होंगे पासपोर्ट साइज़, एक आवेदन देना होगा और साथ में एफिडेविट्स लगते हैं जो सारी शर्तों को पूरा करने के लिए आप दोनों पक्षों को कोर्ट में देने होते हैं। अब कहाँ आवेदन करें? देखिए, क्योंकि कोर्ट मैरिज जो करने वाले युगल होते हैं ज़्यादातर अपने एरिया में उसको नहीं कराना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको अपने सुरक्षा को लेकर खतरा होता है, तो वो दूसरे क्षेत्र में जाते हैं जहाँ पर वो इसको स्पेशल मैरिज एक्ट में परफॉर्म कराते हैं। तो यहाँ पर एक शर्त ये दी गई कि एटलीस्ट कम से कम 30 दिन का निवास वहाँ पर जरूरी है जिस क्षेत्र में वो अपनी शादी को करवाना चाह रहे हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट में मैरिज ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट के लिए राज्य सरकार को बोला हुआ है। राज्य सरकारों ने अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग मैरिज ऑफिसर्स को अपॉइंट किया हुआ है। दिल्ली के मामले में यहाँ एसडीएम को पावर है कि वो मैरिज रजिस्टर करे स्पेशल मैरिज एक्ट में और हिंदू मैरिज एक्ट में। तो यदि कोई जोड़ा शादी के लिए आना चाहता है और अलग अलग धर्मों से है तो वो
कंसर्न्ड मैरिज ऑफिसर को 30 दिन का नोटिस देगा कि हम शादी करना चाहते हैं और ये हमारी तारीख है जो कि 30 दिन बाद की है। मैरिज रजिस्ट्रार जो मैरिज ऑफिसर है वो उस नोटिस को पब्लिश करेगा और अपने ऑफिस के ऐसे स्थान पर जहां पब्लिक का आना जाना होगा और वहां उस बोर्ड एक लगाया होगा उसके ऊपर वो उसको चस्पा करेगा और उसके नीचे ऑब्जेक्शन सीक करेगा जनरल पब्लिक से कि क्या यह शादी से किसी को कोई भी बाउंडेशन या कोई दिक्कत है तो बताइए। क्यों? क्योंकि यह स्पेशल मैरिज एक्ट में सबसे पहली शर्त ये होती है कि जो पक्ष शादी करने आ रहे हैं, दोनों पक्ष, उनका कोई अन्य जीवन साथी जीवित नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों में से कोई भी पहले शादीशुदा नहीं होना चाहिए। तो इस रिगार्डिंग वो वहाँ पर ऑब्जेक्शंस जनरल पब्लिक से मांगे जाते हैं कि क्या इनकी कोई और शादी परफॉर्म हुई है तो बताइए, यदि ये प्रतिष्ठित नातेदारी से हैं तो बताइए, और यदि इनकी एज पूरी नहीं है तो बताइए, और किसी का फंडामेंटल राइट इससे इन्फ्रिज होता हो, किसी के पर्सनल राइट्स इससे खराब होते हो तो बताइए। तो ये सारी जो मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिसर के पास ये सारे पहुंचेंगे। 30 दिन बाद यदि कोई ऑब्जेक्शन आता है तो मैरिज रजिस्ट्रार उसको देखेगा, जो मैरिज ऑफिसर है उसमें इंक्वायरी करेगा, और यदि उसे लगता है कि हाँ ये वैलिड पॉइंट है, ये ग्राउंड सही था, ये ऑब्जेक्शन सही था, तो शादी को नहीं करवाएगा। और यदि उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं मिलता है तो वो शादी तुरंत परफॉर्म कराएगा। जो शादी करवाने के लिए दोनों पक्ष हैं उनको बुलाएगा और कम से कम फॉर्मेलिटीज़ को कराते हुए उस शादी को करवा देगा। इसके लिए आपको 3 विटनेसेस की जरूरत होगी। 3 गवाह वहाँ पर मौजूद होने चाहिए जिस समय शादी के रजिस्टर में आप साइन करेंगे और मैरिज सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाएगा। 3 गवाह आपके इसको डिक्लेरेशन देंगे कि ये शादी पूरी हो चुकी है और हमारे सामने इन दोनों ने विवाह को किया है। तो ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट में मैंने आपको बताया कि क्या क्या इसमें फॉर्मेलिटीज़ हैं, अब मैं बताता हूँ कि स्पेशल मैरिज एक्ट में यदि कोई शादी परफॉर्म हो जाती है तो उन दोनों पक्षों के जो अपने अपने पर्सनल लॉज थे उसके मुताबिक जो उनको उत्तराधिकार का नियम होना था या उनका कोई भरण पोषण के अधिकार मिलने थे या कोई तलाक की जो प्रोसीजर हो सकता होगा वो उनके पर्सनल लॉज के हिसाब से ना होकर स्पेशल मैरिज एक्ट में जो प्रोविजंस दिए हैं तलाक के बारे में, भरण पोषण के बारे में या उत्तराधिकार के बारे में, वही लागू होंगे, ना कि उनके पर्सनल लॉज के। तो देखिए अब सीधा सीधा ये है कि यदि कोई एक रिलीजन का व्यक्ति दूसरे रिलीजन के व्यक्ति से शादी करता है और अपने पर्सनल लॉज के मुताबिक वो तलाक लेना चाहता है तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, उसको स्पेशल मैरिज एक्ट में ही तलाक के लिए अर्जी देनी होगी। तो आज के लिए कोर्ट मैरिज का जो प्रावधान है उसके जो प्रोविजंस को मैंने आपके सामने पेश किया और आशा करता हूं कि ये कोर्ट मैरिज के जो प्रोविजंस हैं आपको आपके जीवन में मददगार साबित होंगे। यदि आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, कुछ आप सवाल पूछना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी मेरी दी हुई है, वहाँ अपना ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको वहाँ पर इसका जवाब दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।